BA तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर DB जाधव इस ताशिका में स्वागत करता हूँ। पिछली ताशिका में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके स्वरूप को विस्तार से देख लिया था। तो इस ताशिका में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, उसकी व्याप्ति और उसके प्रयुक्त क्षेत्र को हम इस ताशिका के अंतर्गत देख लेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की जो परिभाषा हमने देख ली थी, समाज और जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो हिंदी का जो भाषा रूप है, उस भाषा रूप को हम प्रयोजनमूलक हिंदी इस नामकरण से जानते हैं। तो इन सब भाषा रूप के अध्ययन के बाद, इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद, उसके स्वरूप के अध्ययन के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी की कुछ विशेषताएं हमारे सामने उभर कर सामने आती है, तो उन विशेषताओं को हम देख सकते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की जो पहली विशेषता है, अनुप्रयुक्तता, ये प्रयोजनमूलक हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अनुप्रयुक्तता से तात्पर्य है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप, विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। अनुप्रयुक्तता से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट हिंदी का रूप और विशिष्ट उद्देश्य के लिए लाया जाने वाला ये हिंदी का रूप है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जो भाषाएं हैं, विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ साहित्य तक ही सीमित है। वह प्रशासन, विज्ञान, तंत्रज्ञान आदि क्षेत्रों के ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान नहीं करती। लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में वह क्षमता है। विज्ञान, तंत्रज्ञान, विभिन्न क्षेत्र, सरकारी प्रशासन, इन क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रयोजनमूलक हिंदी में है और इसलिए उसकी विशेषता, अनुप्रयुक्तता ये बनती है। इसी के कारण उन भाषाओं का विकास नहीं होता, लेकिन हिंदी का विकास इसलिए हो रहा है कि हिंदी सिर्फ ये भाषा बोलचाल और साहित्यिक भाषा तक सीमित न होकर विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतरिक्ष, भूगोल, व्यापार, वाणिज्य, टेक्नोलॉजी, इन ज्ञान को, प्रौद्योगिकी, इन सभी ज्ञान के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की क्षमता वो रखती है, क्योंकि उसका शब्द भंडार बहुत व्यापक है। अन्य भाषाओं को ग्रहण करने की क्षमता उसमें है। लौचिकता इस भाषा में बहुत ज़्यादा है और इसकी लौचिकता, शब्द भंडार और अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत व्यापक रूप में होने के कारण दुनिया के तमाम क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस अन्य भाषाओं के ज्ञान को वह अनुप्रयुक्त करती है, अन्य भाषाओं को ज्ञान को वह लोगों के सामने वह प्रस्तुत करती है और इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की अनुप्रयुक्तता जीवन के विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार, जीवन के विशिष्ट उद्देश्य हिंदी भाषा की विशिष्ट रूप वो हमारे सामने आते हैं। तो अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से ये हिंदी प्रयोजनमूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालयी भाषा, वाणिज्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। कहाँ कहाँ ये अनुप्रयुक्त है, कहाँ कहाँ इस हिंदी का प्रयोग किया जाता है? तो यह वाणिज्य, व्यवसाय, विज्ञान, कार्यालय, राजभाषा के रूप में प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इस हिंदी का वह प्रयोग किया जाता है। तो ये अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से ये हिंदी बहुत ही सक्षम है और ये सक्षम होने के कारण ये हिंदी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से अन्य भाषाओं की तुलना में ये भाषा बहुत ही व्यापक है और दुनिया के तमाम क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में अनुप्रयुक्तता को कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता। ये प्रयोजनमूलक हिंदी की भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि किसी भी विषय के तर्कसंगत, कार्यकारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आधारित प्रयुक्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक उसी ज्ञान को कहा जाता है उसमें कोई तर्कसंगतता हो, कार्यकारण भाव हो। तो तर्कसंगत और कार्यकारण भाव से प्रयुक्त जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के संशोधन, विज्ञान के प्रैक्टिकल, कार्यकारण भाव पर, तर्कसंगति के आधार पर वह आधारित होती है और उसका कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो इस प्रयोजनमूलक हिंदी में भी शब्दावली निर्माण की गई है, उसमें भी एक तर्कसंगतता और कार्यकारण भाव से युक्त शब्दावली निर्माण की गई है। तो इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी का जो विषय वस्तु है
उसका जो विशिष्ट तर्क कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। ये प्रयोजनमूलक हिंदी में जो शब्द बनाए गए हैं उसके जो विषय है उस विषय को भी विज्ञान के नियमों के आधार पर ही विश्लेषित किया जाता है। जो भी विशेष वस्तु है उसको एक विशिष्ट तर्क और कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार ही उसको विश्लेषित किया जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिकता उसकी विशेषता बनकर सामने आती है, क्योंकि इस प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रवृत्ति है और इसकी जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कर सकते हैं। और विज्ञान के नियम जैसे सदा सर्वकाल एक ही रहते हैं, सार्वभौम होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। इसी तरह ये पारिभाषिक शब्दावली जो है या प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप भी है, इसमें जो भी कुछ विषय वस्तु है उस विषय में कोई बदलाव नहीं होता। विज्ञान के नियमों के अनुसार वह सार्वकालिक और सार्वभौमिक होती है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा तथा शब्दावली में भी स्पष्टता, तटस्थता, विषयनिष्ठता, तर्कसंगता ये विद्यमान है। तो इसलिए विज्ञान के नियमों के आधार पर इस भाषा ज्ञान का, इस ज्ञान का विस्तार प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो भी कुछ शब्दावली, जो भी कुछ विषय वस्तु है वो विज्ञान के नियमों के अनुसार, विज्ञान की शब्दावली के अनुसार, विज्ञान की शब्दावली में जो विशेषताएं है उस विशेषताओं को ध्यान में रखकर निर्माण की जाती है। तो इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता ये वैज्ञानिकता महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता है विशिष्ट भाषा रूप। क्योंकि प्रयोजनमूलक हिंदी ने अपनी ग्रहण शक्ति के कारण अनेक भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर अपना शब्द भंडार बनाया है, तो विशिष्ट भाषा रूप ये प्रयोजनमूलक हिंदी की मुख्य विशेषता है जो उसे व्यवहारिक या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप हमें दिखाई देगा। जैसे साहित्यिक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी में हम जो लेखन करते हैं, जो पठन वाचन करते हैं वह सबके लिए समान ही होता है। लेकिन यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, इन अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की अलग अलग प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप होगा। डॉक्टर की हिंदी का रूप अलग होगा, व्यापारी की हिंदी का रूप अलग होगा, वकील की हिंदी का रूप अलग होगा, न्यायालय के वकील का, न्याय व्यवस्था का रूप अलग होगा। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं ये अलग अलग जो ज्ञान क्षेत्र है, इन ज्ञान क्षेत्रों में अलग अलग विशिष्ट भाषा रूप प्रयोजनमूलक हिंदी के हमें देखने को मिलती है। और इसलिए विशिष्ट भाषा रूप ये प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता हमारे सामने बनकर सामने आती है। इस विशिष्टता का विशिष्ट प्रयोजनों में विशिष्ट वर्ग और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा विशिष्ट होती है। क्योंकि ये अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भाषा रूप होता है, तो इसलिए उसे विशिष्ट भाषा रूप कहा जा सकता है। और प्रयोजनमूलक हिंदी विशिष्ट भाषा रूप ये उसकी विशेषता है। और इस विशेषता में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य होता है। और जहाँ विशिष्ट रूप होगा तो वहाँ तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली का रूप प्रयोग किया जाएगा। आगे प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता, प्रयोजनमूलक भाषा कृत्रिम और औपचारिक होती है, जबकि सामान्य भाषा अपने आप विकसित होती है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियाँ अनौपचारिक होती है, किंतु प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्तियाँ औपचारिक होती है। क्योंकि ये भाषा रूप कृत्रिम है और औपचारिक है। इसका कारण यह है कि इस भाषा का निर्माण विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है, पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा निर्माण किया गया है, उसका एक विशिष्ट अर्थ है, तो इसका प्रयोग कृत्रिम ही होगा। ये भाषा निर्माण की गई है, ये सीधी सादी बोलचाल और व्यवहारिक भाषा के रूप में वह नहीं है, तो उसको जानबूझकर तैयार किया गया है और इसलिए इस भाषा का रूप कृत्रिम होगा और औपचारिक भी होगा। तो इसलिए इसकी विशेषता कृत्रिम और औपचारिक ये उसकी विशेषता है। अगली विशेषता है प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित होती है। क्योंकि प्रयोजनमूलक भाषा हम सहज रूप में नहीं सीख सकते, इसका ज्ञान टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, उसके लिए बनाई गई शब्दावली उसी विज्ञान के कार्यकारण भाव के आधार पर बनाई गई है। तो उस टेक्नोलॉजिकल शब्दों को हमें ग्रहण करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, तो उस ज्ञान को हमें सीखना पड़ता है, तब उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रयोजनमूलक भाषा अर्जित होती है तो इसे प्रयत्न के अनुरूप ही ग्रहण करना पड़ता है।
विभिन्न भाषाभाषी जो लोग हैं तो प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। हम अगर अलग भाषिक लोग हैं तो इस प्रयोजनमूलक हिंदी को हमें अर्जित करना पड़ेगा। तो इसलिए इस भाषा को सीखना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है, तभी जाकर हम उस भाषा को पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो भाषा अर्जित है, इस प्रकार की उसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता सामाजिकता, क्योंकि प्रयोजनमूलक हिंदी का निर्माण ही समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है। आज का समाज या इस समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान वो ग्रहण करना चाहते हैं, और वह ज्ञान हम अपनी भाषा में ग्रहण करना चाहते हैं। और इसलिए समाज जो है और उससे जुड़ी जो विभिन्न ज्ञान शाखाएँ हैं, तो इन ज्ञान शाखाओं का ज्ञान हिंदी के द्वारा दिया जाता है। तो इसका निर्माण और उपयोग समाज से संबंधित है। सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक भूमिका और उसका स्तर के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयुक्त स्तर या भाषा रूप में भी अलग अलग प्रयोग होती है। तो इस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करने के कारण सामाजिकता भी उसकी एक विशेषता बनती है। अगली विशेषता है प्रयोजनपरकता, ये उसकी अगली विशेषता है, क्योंकि इस हिंदी का स्वरूप उद्देश्य के आधारित होता है। प्रयोजन का अर्थ ही क्या है? विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित हिंदी का रूप। तो इसलिए ये भाषा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य व्यापक है और इसी उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इसलिए प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रयोजनमूलक शब्दावली निर्माण की गई। तो यह भाषा समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए प्रयोजनपरकता इसकी विशेषता बनती है। अगली विशेषता है पारिभाषिकता, क्योंकि इस हिंदी का निर्माण ही पारिभाषिक शब्दों के द्वारा किया जाता है। विज्ञान के तर्कसंगत और कार्यकारण संबंध के आधार पर जैसे वैज्ञानिक शब्दावली बनाई जाती है, वैसे ही यहाँ के ज्ञान के क्षेत्र के ज्ञान की शब्दावली बनाई जाती है। तो ये प्रयोजन पारिभाषिक शब्द वही होते हैं जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ है कि जिसकी सीमाएं बांध दी गई है, क्योंकि विशिष्ट शब्द का विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ होता है, उसे एक सीमित अर्थ में बांध दिया जाता है। तो ऐसी शब्दावली यहाँ निर्माण की गई है। तो इसलिए ऐसे शब्दावली निर्माण करने के कारण इसमें एकदम संदिग्धता, स्पष्टता एवं मान्यकर्ता का यहाँ कोई स्थान नहीं होता। ये विभिन्न प्रयोजनों की भाषा, कार्यालय, बैंक, विधि, ज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि कार्यक्षेत्रों में अपने अपनी पारिभाषिक शब्दावली के साथ प्रयुक्त होती है। तो इस भाषा का निर्माण ही पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा किया जाता है और इसलिए पारिभाषिकता ये उसकी विशेषता बनती है। तो ये सब उसकी विशेषताएं सब देखने के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याप्ति या प्रयोग क्षेत्र अब कहाँ कहाँ है, कहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसको हम देखेंगे। तो जहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है उस कार्य क्षेत्र या प्रयोग क्षेत्र को प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याप्ति कहलाता है। तो जहाँ जहाँ इस हिंदी का रूप है, वहाँ जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाता है तो आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रयोजनमूलक हिंदी का मेन उद्देश्य है। और इस तत्वाधान में प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याप्ति या प्रयोग क्षेत्र बहुत ही विशाल और विविध है। विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता है। तो वह कहाँ विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता है? उसमें विविध प्रकार के जो प्रशासनिक पत्राचार है उसमें उसका प्रयोग होता है। तो इसमें पत्राचार में क्या क्या है? केंद्र तथा राज्य सरकार का पत्राचार, विधानमंडल की कार्रवाई, संसदीय विधियाँ, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना, प्रेस की विभक्तियाँ, विभिन्न आयोग, समितियाँ, उसके मसौदे, उसके निविदा, परमिट, लाइसेंस, तो जो सरकार की जो विभिन्न कार्रवाई है, इन सभी कार्रवाई में अलग अलग जो सरकार की कार्रवाई, जो समाचार या जनसंचार, इसके अंतर्गत जो पत्र व्यवहार, विभक्तियाँ, समितियाँ, उसकी सिफारिशें जो भी कुछ होती है, तो प्रशासनिक कार्यालय में इस हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालय में इसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के पत्र व्यवहार, जो भी कुछ वहाँ के कामकाज होते हैं, वह सब प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा किए जाते हैं। अब एक होने के बाद दूसरा, विविध वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषय। अब इस वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में एक नंबर आता है भौतिक तथा भौतिक संबंधी
अनुप्रयुक्त विज्ञान के विभिन्न विषय, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक, धातुकर्म, पन्ने, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला यानी भौतिक शास्त्र से संबंधित विभिन्न विषय, रसायन से संबंधित विभिन्न विषय जैसे पेट्रोलियम, पदार्थ, उर्वरक, गणित से संबंधित गणित, ज्योतिष, सांख्यिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के संबंधित और वनस्पति विज्ञान के संबंधित विषय, विज्ञान के संबंधित जीव, प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी, कृषि संबंधी, कंप्यूटर विज्ञान, आयुर्विज्ञान, जैव विज्ञान, रसायन, जो विज्ञान और तकनीकी विषय हैं, इन सभी विषयों में रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आगे जनसंचार माध्यम के जो विभिन्न विषय हैं उसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पॉम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, वीडियो, कैसेट, इन सब में, उसके साथ साथ आज नए युग में हम इंटरनेट, मायाजाल, इसमें भी रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आगे अर्थ मुद्रा संबंधी विषय, जिसमें वाणिज्य व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा उद्योग है, शेयर मार्केट है, इसमें भी रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आगे देश रक्षा संबंधी विषय है, जिसमें सेना, पुलिस, एनएसएस, एनसीसी, इसमें भी रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विधि और न्याय संबंधी विभिन्न विषय है, जिसमें संसद है, विधानसभा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, महापालिका, पंचायत, इसमें भी रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो मानविकी संबंधी विभिन्न विषय, जिसमें इतिहास, भूगोल, रसायन, विभिन्न कलाएँ, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इस प्रकार के जो विषय हैं, इन विषयों में रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ अलग अलग जो क्षेत्र है, इस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रोजमर्रा हिंदी के रूप हमें देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को अलग अलग पारिभाषिक शब्दों के द्वारा उस ज्ञान को हिंदी में रूपांतरित करने का काम किया गया है। तो इस रोजमर्रा हिंदी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, विस्तारित है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों में भौतिक, जीव, रसायन, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, कंप्यूटर, जैव, रसायन, कृषि, भूगोल, अंतरिक्ष, भूमंडल, वायुमंडल, इन सब में रोजमर्रा हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। तो इसका व्याप्ति और उसका प्रयोग क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो ये सब विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी, इसका व्याप्ति बहुत व्यापक है। लेकिन इस हिंदी के भी कुछ विविध रूप है, अलग अलग क्षेत्रों में उसका नामकरण कुछ अलग अलग है। तो इस विविध रूप को भी हम देख लेंगे। तो रोजमर्रा हिंदी के विविध रूप है, तो अलग अलग विद्वानों ने रोजमर्रा हिंदी की प्रयुक्तियों या भाषा रूपों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। तो विद्वानों द्वारा रोजमर्रा हिंदी के कुछ रूप है, उन रूपों का हम अध्ययन करेंगे। तो इन तमाम विषयों को कुछ अलग अलग भागों में बांटा है और उस विषयों से संबंधित हिंदी को कुछ अलग नामकरण दिया है, रोजमर्रा नामकरण। तो उसको हम देखेंगे। पहला है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, इन चारों शाखाओं से संबंधित भाषा, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, प्रेस, फैक्ट्री आदि में प्रयुक्त भाषा रूप आते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। कुछ अंश तक इनमें संरचनात्मक भेद भी थोड़ा सा पाया जाता है, किंतु स्थूल रूप में इसमें समानता पाई जाती है। रोजमर्रा हिंदी के इन क्षेत्रों की शब्दावली मुख्यतः अंग्रेजी शब्दावली का अनुवाद है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न विषय हैं, इन विभिन्न विषयों में जो रोजमर्रा हिंदी के जो भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान, ये जो चार शाखाएं हैं, तो इन चार शाखाओं में प्रयुक्त हिंदी को हम वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी कहते हैं। तो इसकी एक विशिष्ट शब्दावली भी होती है। थोड़ा सा इसमें अंतर हमें देखने को मिलता है, लेकिन सर्वसामान्य रूप सामान्य होता है। तो इसकी एक अपनी विशिष्ट संरचना होती है। तो इन क्षेत्रों की जो शब्दावली है मूलतः अंग्रेजी है और उस अंग्रेजी ज्ञान को हिंदी में रूपांतरित पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा किया गया है। तो ये विज्ञान और तकनीकी हिंदी को हम एक उसका रूप होता है। दूसरा रूप प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी। प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी से तात्पर्य है जो सरकारी, अर्ध सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है। यानी सरकार के जो कार्यालय है, अर्ध सरकारी कार्यालय है, अलग अलग निम्न सरकारी भी जो कार्यालय है, तो कार्यालय में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसका जो भी कुछ व्यवहार, जो भी कुछ पत्राचार, अलग अलग कुछ मसौदे, बॉन्ड वगैरह जो भी कुछ होते हैं, तो वहाँ जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उस हिंदी को कार्यालय या प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। वास्तव में सबसे बड़ी कार्यालय प्रशासन की इकाई है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सुरक्षात्मक, साहित्यिक सभी दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। इन विभिन्न कार्यों में उनको विभिन्न नियम बनाना,
अंतर मंत्रालय और अंतर विभागीय पत्रव्यवहार करना। तो इस प्रकार का कुछ कार्यकलाप सरकार को करना पड़ता है। तो ये सरकार की कार्यालय के संबंधित विभिन्न कार्यालय आपस में जिस हिंदी के द्वारा पत्राचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, बात विचार विनिमय करते हैं लिखित रूप में, तो इस हिंदी को कार्यालय या सरकारी हिंदी के नाम से जानता है। इसकी भी एक अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। सरकारी कार्य तथा प्रकृति के अनुसार कार्यालय भाषा का स्वरूप भी निर्धारित होता है। इसमें टिप्पण होते हैं, प्रारूपण होते हैं, प्रतिवेदन होते हैं, सरकारी नीति संबंधी विवरण भी होते हैं। तो इन सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो अगला रूप है विधि की हिंदी। विधि से तात्पर्य है कानून या विधि क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से। न्यायपालिका से इसका संबंध है। तो न्यायपालिका में प्रयुक्त संविधान, अधिनियम, विनियम, स्थानीय अस्थायी आदेश, अनुबंध, करार आदि से संबंधित दस्तावेज विधिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें न्याय प्रक्रिया, निर्णय, बयान, साक्ष्य आदि विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रत्यक्ष विषय है। तो ये सब प्रत्यक्ष कार्यकलाप जिस हिंदी के द्वारा किया जाता है, न्याय व्यवस्था में विधि के क्षेत्र में किया जाता है, उस हिंदी को विधि की हिंदी इस नाम से जानते हैं। चाहे वो प्रजन्मूलक हिंदी का ही रूप है, लेकिन उसे विधि की हिंदी इस नाम से जाना जाता है। और यह कानून संबंधी या विधि क्षेत्र से संबंधित जो तमाम गतिविधियाँ जुड़ी हुई है, उन सभी गतिविधियों का कार्यकलाप इस हिंदी के द्वारा, विधि की हिंदी के द्वारा किया जाता है। तो ये तीसरा रूप विधि हिंदी के। चौथा रूप है वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी। वाणिज्य और व्यवसाय से यहाँ संबंध है। माल या वस्तु के निर्माण से लेकर ग्राहक तक पहुँचाने की गतिविधियाँ वाणिज्य के अंतर्गत आती है। यानी वस्तु निर्माण किसी फैक्ट्री में किया, वहाँ से निर्माण से लेकर लोगों के घर तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को व्यापार या वाणिज्य कहा जाता है। इसमें ग्रामीण बाजार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तक तथा विभिन्न माध्यमों में प्रसारित विज्ञान की गतिविधियाँ, विज्ञापन, वाणिज्य, व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वस्तु निर्माण से लेकर उसका व्यापार तक, विज्ञापन तक सब इसके अंतर्गत आता है। और यह सब गतिविधियाँ जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, इस हिंदी को वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त यातायात, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, बीमा, बैंक आदि का पत्र व्यवहार भी इसके अंतर्गत आता है। व्यापार से संबंधित अगर कोई पत्र व्यवहार है, सरकार हो, अलग अलग कार्यालय हो, गैर सरकारी कार्यालय है, बीमा क्षेत्र है, बैंक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पत्र व्यवहार जो होते हैं, कुछ कार्यकलाप जो होते हैं, तो वो जिस हिंदी के द्वारा किए जाते हैं, तो इस हिंदी को वाणिज्य और व्यावसायिक हिंदी इस नाम से जाना जाता है। और अगली और अंतिम प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप है जनसंचार माध्यमों की हिंदी। तो इन जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि विभिन्न जनसंचार माध्यम हैं। तो ये जनसंचार माध्यमों की भाषा पहले से ही हिंदी रही है। हिंदी महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के साथ साथ इन माध्यमों की भाषा भी रही है। समाचार पत्र में लिखित, आकाशवाणी में उच्चरित एवं दूरदर्शन में लिखित एवं उच्चरित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी सामान्य हिंदी होती है। इस सामान्य हिंदी को पाठक, समझे, श्रोता या दर्शक सभी वर्ग से वो जुड़ा होता है। इसमें पाठक या श्रोता जो अनपढ़ भी होता है, तो उस अनपढ़ श्रोता को भी समझ में आ जाए, इसलिए इसमें ही सामान्य हिंदी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजिकल शब्द होते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण किया जाता है। तो इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को हम जनसंचार माध्यमों की हिंदी कहते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यम आज हम देखते हैं कि हिंदी के द्वारा विभिन्न व्यापक रूप में कार्य करते हैं। तो वो हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी भाषा के द्वारा लोगों को विश्व में की पूरी हलचल को अवगत कराने का काम भी ये माध्यम करते हैं। तो इस माध्यमों में प्रयुक्त हिंदी का जो रूप हमें देखने को मिलता है, उस हिंदी को हम जनसंचार माध्यमों की हिंदी इस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याप्ति के अंतर्गत या उसके विभिन्न प्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत 5 प्रकार के रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस तमाम विषयों को 5 प्रकार के रूपों में यहाँ बांटा गया है। तो ये सब देखने के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे मनुष्य जीवन की और व्यवहार की व्यापकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रयोजनमूलक हिंदी का व्यवहार भी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि जहाँ मानवीय समाज हो उसका उच्च स्तरीय व्यवहार है, वहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी का संचार है। और ये सब मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं, उसका व्यापार, उसका व्यवहार दिनों दिन बढ़ने के कारण हम ये इस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं कि जहाँ जहाँ मनुष्य समाज, जहाँ जहाँ उसका व्यापार, जहाँ जहाँ उसका व्यवहार है,
वहाँ तक प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप पहुँच गया है, वहाँ हमें प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए व्याप्ति की दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी का व्याप्ति क्षेत्र बहुत व्यापक है। और आज इस प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को, तमाम ज्ञान की शाखाओं को हम जिस हिंदी के द्वारा प्रयुक्त करते हैं, जिस हिंदी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, उस हिंदी को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। और उस प्रयोजनमूलक हिंदी में ये 5 प्रकार के प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी नामक ये जो हमारा ये पॉइंट था, इस पॉइंट के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसका प्रयोग क्षेत्र और उसकी व्याप्ति, ये सब प्रयोजनमूलक हिंदी जो व्यापक रूप में इसका हमने अध्ययन किया है, तो ये सब इसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसका व्याप्ति, ये सब प्रयोजनमूलक हिंदी, ये नई हिंदी उभर कर सामने आकर तमाम ज्ञान को हिंदी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने का एक मौका प्रदान करती है। इस प्रकार से ये प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग क्षेत्र है और इस प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी या नया हिंदी का रूप हमारे सामने उभर कर सामने आया है। ठीक है, धन्यवाद।